तो हम बात कर रहे थे कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम की, जिसमें सबसे पहले बात की पद्यखंड की। पद्यखंड में 4 अंक हैं सबसे पहले, और 4 अंक शुरू में ही है पद्य साहित्य के इतिहास में। तो पद्य साहित्य के इतिहास में आपके कोर्स में है आधुनिक काल। पूरा आधुनिक काल आपको तैयार कर लेना है, जिसमें से 4 अंक का है। इसमें छायावाद भी है, नई कविता है, प्रगति है, प्रयोग है, भारतीय योग है, द्विवेदी योग है। ये 6 आते हैं इसके अंतर्गत, आधुनिक काल के अंतर्गत। 4 नंबर फिर बचते हैं 23 अंक। 23 में जैसा कि बताया हमने कि 10 पाठ, 10 में एक पाठ में 2 कवि है। इस प्रकार से 20 कवि होते हैं। तो 20 कवियों में से एक कवि का जीवन परिचय आएगा। इधर 20 व्याख्या रहेंगी, 20 पाठ रहेंगे और में से एक व्याख्या आएगी। प्रश्नोत्तर भी रहेंगे इसमें से, और ये सब मिला के 23 अंक का। सबसे ज्यादा अंक इसी खंड से है, पद्य खंड से, जिसकी हमें तैयारी अलग से और विशेष तौर से करना। फिर देखें गद्य खंड में, तो गद्य खंड में भी ऐसे है। आगे जो गद्य की विधाएं दी है, जिसमें नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज और अन्य विधाएं हैं, उनके बारे में उनकी विशेषताएं आ सकती हैं और उनके बीच में अंतर आ सकते हैं। 4 अंक। फिर बचते 19 अंक में 10 पाठ है इसमें गद्य में। 10 पाठ में से एक व्याख्या आएगी, 4 अंक की रहेगी और बाकी प्रश्नोत्तर रहेंगे। और इनमें वस्तुनिष्ठ भी आएंगे, इधर से भी वस्तुनिष्ठ आएंगे और इधर से भी वस्तुनिष्ठ आएंगे। तो इसमें 23 है, इसमें 27 है, इसमें अधिक पढ़ना है। इसके आगे चलते सहायक वचन, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसमें आपको न कवि परिचय न लेखक परिचय, सीधा आपको इसमें सिर्फ प्रश्नोत्तर तैयार करना है। तो पाठ तैयार कर लेना है, और पाठ अगर तैयार ध्यान से कर लिए तो ये 10 अंक आपसे बन जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में है भाषा बोध। भाषा बोध में जैसा कि हमने अभी 10वीं के पाठ्यक्रम में इसको समझाया भी था, वाक्य किसे कहते हैं, तो सार्थक शब्द समूह होता है, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, एक रचना की दृष्टि से और एक अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। 10वीं के वीडियो में इसको समझाया गया है। फिर कहता है शुद्ध वाक्य रचना लिखना है। जो अशुद्ध वाक्य आपको लिखे हुए रहेंगे उनको शुद्ध करना है। वाक्य परिवर्तन आएंगे, जैसे कि इसमें रचना की दृष्टि से संयुक्त वाक्य आपके प्रश्न पत्र में आ गया और उसको परिवर्तन करना है, सरल वाक्य में बदलना है। तो इधर ये ऐसे वाक्य परिवर्तन आएंगे। या अर्थ की दृष्टि से देखें कि संदेश सूचक वाक्य है, उसको आदेशात्मक वाक्य में बदलना है, तो वाक्य परिवर्तन। भाव विस्तार में एक वाक्य लिखा रहेगा और उसको हमें विस्तार देना है, उसकी व्याख्या करना है। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा है कि सत्य ही ईश्वर है। अब इसका भाव विस्तार करना है, तो हमें इसको समझाना है कि कैसे सत्य ईश्वर है, सत्य में ऐसा क्या रहता है, तो उसको ईश्वर जैसी उपमा दी गई है। तो आपको कम से कम 5 पंक्ति में इस बात को स्पष्ट करना है, किसी भी माध्यम से, चाहे उदाहरण दो आप किसी का, चाहे व्याख्या करो, कैसे भी करके आपको हमें समझाना है। तो ये भाव विस्तार हो गया। मुहावरे और लोकोक्ति, इनमें अंतर भी आपने 10वीं कक्षा में पढ़े। मुहावरा वाक्य के अंतर्गत रहता है, वाक्य में जिसका प्रयोग होता है, जैसे कि 9 2 11 बना, चोर 9 2 11 हो गया। यानी क्या, यहाँ पर क्या हुआ, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत हुआ। लोकोक्तियां वाक्य से स्वतंत्र होती हैं, ये अपना स्वयं में पूरा अर्थ रखती हैं। जैसे कि अधजल गगरी झलकत जाए, उसका स्पष्ट हो रहा है। तो इसका प्रयोग वाक्य के अंत में होता है लोकोक्ति का। तो मुहावरे और लोकोक्ति मंत्र आते हैं। फिर विभाषा, बोली, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। ये सबसे छोटी कड़ी है बोली, जो हम बोलते हैं और हर 10-15 किलोमीटर के अंतर से यह बदलती रहती है। और इसका क्षेत्र विस्तृत भी हो सकता है, जैसे कि बुंदेली है, बुंदेली का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। मालवी है, ये बोलियां हैं, इसका भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। सबसे छोटी रहती है मातृभाषा, जो हम माँ के द्वारा बच्चा सीखता है।
माँ जैसे सिखाती है जिस बोली को, जिस भाषा को, उसे मातृभाषा कहते हैं। और इससे क्षेत्र बढ़ा जाता है इसका बोली का। इसमें ये अनिवार्य नहीं है कि बहुत सारा साहित्य हो बोली में, इसका क्षेत्र सीमित होता है। जैसे कि अब बुंदेली है, मालवा है, मालवी है, इनके अब तो बहुत ज़्यादा क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, उसमें साहित्य भी लिखा जाने लगा है। इसी प्रकार से इससे बढ़ के होता है विभाषा। जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है, बोली में साहित्य लिखा जाने लगता है, तो वह विभाषा बन जाती है। विभाषा के बाद में आती है राजभाषा, जिसको पूरा क्षेत्र, एक बहुत बड़ा क्षेत्र जिसका प्रयोग करता है। विभाषा के बाद में आती है जैसे राजभाषा, जैसे कि मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है, तो इसका विस्तृत हो जाता है। इसका जो सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग होता है, अधिकांशतः गवर्नमेंट जिसका प्रयोग करती है वह राजभाषा होती है, और ये राष्ट्रभाषा है जो देश में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग होता है, बोली जाती है, वह राष्ट्रभाषा होती है। अब मुख्य बात यह है कि इनकी परिभाषा और विशेषताएं तो याद करना ही है, साथ में इनके बीच का अंतर का ख्याल रखना है कि बोली और विभाषा में अंतर लिखिए, मातृभाषा बोली में अंतर लिखिए, राजभाषा राष्ट्रभाषा में अंतर लिखिए। तो ये अंतर आपको जरूर याद रखना है। इसी क्रम में आगे अब आता है काव्यबोध। तो काव्यबोध में ये 10वीं वालों में कुछ विशेष तौर से समझाया भी है। रस किसे कहते हैं, रस के अंग कितने हैं, भेद कितने हैं, अलंकार है, छंद है, काव्य परिभाषा, ये 10वीं में बहुत अच्छे ढंग से समझाया है पाठ्यक्रम में, जब बताया था ब्लूप्रिंट समझाया था 10वीं का। तो इसमें थोड़ा देख लें कि पहले तो रस हैं, उनकी संख्या 10 होती है, और 10 रस की परिभाषा याद रखना है। परिभाषा के साथ में उनका अंग हो गया है। तो अंग होते हैं 4, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो इसके बारे में भी समझाया गया, उसमें दोहराना नहीं है। अब इसमें जो अलग है वह है अलंकार। अलंकार और छंद हटके हैं, पिछली कक्षाओं से हटके हैं। तो इसमें हम बात करेंगे अलंकारों की। तो हम बात कर रहे थे अलंकार की, तो अलंकार में कुछ हटके अलग अलंकार हैं 12th क्लास में। तो एक है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार का तात्पर्य है मानव मान लिया प्रकृति को, मानवीय भावनाओं को प्रकृति पर थोपना मानवीकरण है। जैसे कि अंबर पनघट एक कविता है 12th क्लास में, उसके ये वाक्य है अंबर पनघट। अंबर यानी होता है आकाश, और आकाश को क्या मान लिया, पनघट मान लिया, जहाँ से हम पानी भर रहे हैं, पानी भरने के लिए जा रहे हैं, उसको तालाब मान लिया। तो अंबर पनघट है। ऊषा नागरी है, ऊषा यानी सुबह, और सुबह को मान लिया है नई नवेली दुल्हन। तो जहाँ ऐसी बातें होती हैं वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। इसके बाद आता है पुनरुक्ति प्रकाश। जहाँ भी काव्य में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, उसका अर्थ कुछ होता नहीं है, मगर उस उक्ति को, उस बात को फिर से दोहराया जाता है। जैसे कि धीरे धीरे, एक कविता है, धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा हिमालय से। तो इसमें धीरे धीरे शब्द, धीरे का भी वही अर्थ निकलता है, और धीरे धीरे कहते तब भी वही अर्थ निकलता है। जहाँ ऐसी बात होती है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इसके बाद है ब्याज स्तुति अलंकार। ब्याज स्तुति अलंकार में जहाँ वास्तव में किसी की प्रशंसा की जा रही हो, और उसी प्रशंसा को कहते हैं स्तुति की जा रही हो, तो वहाँ होता है ब्याज स्तुति अलंकार। जैसे कि गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को सेव कर देती हो। यहाँ पे कहा गया है कि हे गंगा, तुम ऐसा उल्टा काम क्यों करती हो कि दुष्ट हैं जो, उनको तो पापी हैं, दंड मिलना चाहिए, मगर ऐसा कहा जाता है कि जो गंगा में स्नान कर लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि गंगा तुम अच्छा काम नहीं कर रहे, टेढ़ा काम कर रही हो। तो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि निंदा की जा रही है, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को सेव कर देती हो, मगर वास्तव में उनकी प्रशंसा की जा रही है कि तुम कितनी महान हो कि तुम पापियों के पाप को भी नष्ट कर देती हो। तो यहाँ पर ब्याज स्तुति अलंकार
मगर वास्तव में जहाँ स्तुति की जाती है। दूसरा अलंकार है, मतलब अगला अलंकार है ब्याज निंदा अलंकार। तो ब्याज निंदा अलंकार से तात्पर्य है जहाँ किसी की वास्तव में निंदा की जाए मगर देखने में ऐसा लगे जैसे कि प्रशंसा की जा रही है। जैसे एक उदाहरण है कि सेमर तू बड़भाग है। एक सेमर का बहुत बड़ा झाड़ होता है और उसमें बड़े इस साइज के उसमें फल लगते हैं, और जब वो फल पक जाते हैं तो खुल जाते हैं और उसमें से रुई के आकार के गोल गोल फूल से निकल के और उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि सेमर तू बड़भाग है, कहाँ सराहा जाए। हे सेमर, तू कितनी भाग्यशाली है और तेरी प्रशंसा कहाँ तक की जाए। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर प्रशंसा की जा रही है, मगर दूसरी पंक्ति देखें तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में उसकी निंदा हो रही है। उसमें कहा गया है कि पंछी करी फल आस तो ही। पक्षी दिन रात इस आशा में उस पर बैठे रहते हैं, दिन रात उस इतने बड़े फल को देखते रहते हैं कि इतना बड़ा फल है, ये निकलेगा पकेगा तो हम खाएंगे इसको। दिन रात आशा रखते हैं, मगर अंत में क्या होता है, निस्दिन सी बच जाए। दिन रात उसकी सेवा करते रहते हैं, दिन रात देखते रहते हैं, अंत में उसमें से रुई निकल के उड़ जाती है। तो यहाँ वास्तव में उसकी निंदा की गई है कि सेमर बताओ, पक्षी तुम्हें इतनी देर देखते रहते हैं, दिन रात सेते रहते हैं, मगर नहीं मिलता कुछ नहीं है। तो वास्तव में जहाँ स्तुति है, प्रशंसा है, वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार, जहाँ वास्तव में निंदा है वहाँ ब्याज निंदा अलंकार। फिर आगे है इसी में विभावना और विशेषोक्ति अलंकार। तो विशेषोक्ति और विभावना दोनों विपरीत हैं। जैसे कि विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा है कि जहाँ पर कारण तो है मगर कार्य नहीं होता। कारण है, कारण जैसे कि पैरों से चलना, चलना कैसे होता है, पैरों से। तो कारण क्या है, पैर, और कार्य कौन सा है, चलना। तो इसमें विशेषोक्ति में एक उदाहरण है कि मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिल हैं बिरंच सम। गुरु मिलेंगे तो क्या होगा, ज्ञान मिलेगा। मगर मूर्ख ऐसा रहता है कि ब्रह्मा जी भी गुरु बन जाएं फिर भी कोई अंतर उसमें नहीं आता। तो यहाँ पर है विशेषोक्ति अलंकार की कारण तो है, गुरु तो है, मगर वो शिक्षा नहीं दे पा रहा, यहाँ विशेषोक्ति अलंकार। और विभावना अलंकार इसका विपरीत होता है कि कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। जैसे कि पैर नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। कार्य क्या हो रहा है, चलना हो रहा है। जैसे कि बिनु पग चलें, सुने बिनु काना, भगवान के लिए कहा है तुलसीदास जी ने कि बिना पैरों के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं। तो कारण नहीं है, पैर नहीं है फिर भी चलना हो रहा है, कान नहीं है फिर भी सुनना हो रहा है। तो ये दोनों विशेषोक्ति और विभावना अलंकार हैं। इसके बाद एक यमक अलंकार भी है 12th क्लास में। यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और अर्थ अलग अलग होता है। ऐसे श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार में श्लेष का अर्थ भी होता है चिपका हुआ, और एक ही शब्द, एक शब्द की आवृत्ति एक बार होती है मगर उसमें अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, तो वो श्लेष अलंकार है। इसके बाद आता है छंद। तो छंद में पहले पढ़ा भी है, सबसे पहले आता है छप्पय। छप्पय जैसा कि नाम है उसमें 6 चरण होते हैं, इसलिए उसे छप्पय कहते हैं, 6 चरण होने के कारण। तो रोला के 4 चरण होते हैं और उल्लाला के 2 चरण होते हैं। इस प्रकार से 6 चरण होते हैं छप्पय में, इसलिए उसका नाम भी है छप्पय। तो आपकी किताब में इसके उदाहरण भी दिए हुए हैं। इसमें रोला में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं और उल्लाला में 15 और 13 के विराम से 28 मात्राएं होती हैं। इसकी परिभाषा है और यह एक मात्रिक छंद है। फिर आपके कोर्स में इसके बाद आता है काव्य। काव्य की परिभाषा, काव्य के भेद, जिसमें फिर से हम बोलना पड़ेगा कि 10वीं का जो ब्लूप्रिंट समझाया था उसमें इसको बहुत अच्छे से समझाया था। उसमें आप देख सकते हो काव्य की परिभाषा भी और काव्य के भेदों को भी। मगर इसके लिए चूँकि विस्तृत है ये और ज़्यादा समझाना पड़ेगा, ज़्यादा समय लगेगा। अब हम देख लें, इसमें इतना देख लें कि काव्य में एक प्रबंध काव्य आता है और मुक्तक काव्य आता है।
प्रबंध काव्य 3 प्रकार के होते हैं, महाकाव्य, खंडकाव्य, आख्यानक गीतियाँ, और मुक्तक काव्य होते हैं 2 प्रकार के, एक पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। इन दोनों में अंतर आते हैं। कभी कभी आ सकता है कि प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर लिखिए, कभी कभी आता है महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिए। इसके बाद में है काव्य गुण। काव्य गुण होते हैं 3 प्रकार के। इसके बाद में अगर हम पाठ्यक्रम को देखें शुरू में, तो इसके बाद आता है अपठित गद्यांश, पत्र लेखन और निबंध लेखन। तो यहाँ पर जैसे कि सहायक वाचन में 10 अंक रहते हैं, भाषा बोध में भी 10 अंक रहते हैं, काव्य बोध में भी 10 अंक रहते हैं। अपठित गद्यांश 5 अंक का है, पत्र लेखन 5 का है, और निबंध जैसे कि पिछली कक्षाओं में आपने पढ़े हैं उसी प्रकार से वो 10 अंक का है।